CH31 अथर्व इन लाओ। शाम को लगभग 5 बजे अथर्व डाक हेल वापस आया। वो अपने रूम में गया, लेकिन दुआ उसे वहां कहीं दिखाई नहीं दी। तो उसने मेड से पूछा। मेड से पूछने के बाद अथर्व को पता चला कि दुआ कॉलेज से घर ही नहीं आई है। ये सुनकर अथर्व के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि हो सकता है शायद दुआ रहेजा हाउस चली गई हो। ये सोचकर उसने दुआ का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। अब अथर्व का गुस्से में बुरा हाल हो रहा था और फिर वो गुस्से में डाक हेल से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अथर्व ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अयान को कॉल किया। 2 रिंग बाद अयान ने कॉल किया तो अथर्व ऑन कॉल बोला, तुम आज दुआ से मिले थे? अथर्व की बात सुनकर अयान उधर से बोला, नहीं मैं उसे कैसे मिलूंगा, वो तो आपके साथ है ना, और मैं आज डाक हेल नहीं आया। तो अथर्व गहरी सांस लेकर बोला, तुम कॉलेज नहीं गए, वो कॉलेज गई थी। अथर्व की बात सुनकर अयान एकदम से बोला, क्या आपने सच में उसे कॉलेज भेजा है? लेकिन भाई आज मैं कॉलेज नहीं गया, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो अथर्व बोला, नहीं वो घर वापस नहीं आई है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ पता करने के लिए कि आखिर गई कहाँ। तो अयान बोला, मैं भी अभी कॉलेज पहुँचता हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल रखा और वो भी जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद अथर्व की गाड़ी दुआ के कॉलेज के बाहर रुकी। अंधेरा होने को आया था। इस वक्त कॉलेज में स्टूडेंट नहीं थे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, तो सारे स्टूडेंट जा चुके थे। बस वहाँ का कुछ स्टाफ था। अथर्व सीधा कॉलेज में अंदर गया और वो डीन के पास जाकर बोला, मुझे आपके कॉलेज की CCTV फुटेज देखनी है। अथर्व को वहां देखकर डीन पहले ही हैरान थे और अथर्व के मुंह से टीवी फुटेज का सुनकर अथर्व की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, सब ठीक तो है? कोई गलती हुई है क्या हमसे? डीन की बात सुनकर अथर्व बिना किसी भाव के बोला, आपसे जो कहा है वो कीजिए, मुझे अपने कॉलेज की CCTV फुटेज दिखाए। अथर्व की बात सुनकर डीन ने अपना सिर हिलाया और अथर्व को सिक्योरिटी रूम की तरफ ले गया। अब तक अयान भी कॉलेज पहुंच चुका था और वो भी सिक्योरिटी रूम में आ चुका था। अथर्व ने पहले एग्जिट की फुटेज देखी। एग्जिट की फुटेज देखने के बाद उसे पता चला कि दुआ कॉलेज से बाहर नहीं निकली। ये देखकर अथर्व और भी ज़्यादा घबरा गया। अब उसने एक एक करके सारी फुटेज देखना शुरू कर दी। तभी एक फुटेज पर उसकी नज़रें जाकर टिक गई। उस फुटेज में दुआ अपने क्लासरूम से निकलकर रोते हुए वॉशरूम की तरफ गई थी और उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की गए थे। जैसे ही दुआ वॉशरूम में गई है तो उन लोगों ने वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर अथर्व जल्दी से सब छोड़कर वॉशरूम की तरफ भागा। अथर्व ने जाकर डोर ओपन किया तो अंदर देखकर वो एकदम से घबरा गया। अंदर दुआ बेहोश हो चुकी थी। अथर्व ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अयान भी उनके साथ ही हॉस्पिटल गया। अथर्व ने उस लड़का और उस लड़की का फेस देखा था, लेकिन फिलहाल उसे दुआ की फिक्र थी, इसलिए वो दुआ को सीधा हॉस्पिटल लेकर आया। दुआ इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर थी और डॉक्टर से चेक कर रहे थे। तभी डॉक्टर अथर्व को देखकर बोले, घबराने की जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, बस ये कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर गई थी और लगभग 2-3 घंटे से ये उस वॉशरूम में बंद थी, जिससे ये बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर दुआ के वार्ड से बाहर निकल गए। तभी अयान अथर्व के पास आकर बोला, आपको मुझे बताना चाहिए था भाई कि रैबिट कॉलेज जा रही है। मैं आज कॉलेज नहीं गया था और शायद इसके फ्रेंड्स भी नहीं आए, जिस वजह से इसके साथ ये सब हुआ। तभी अथर्व दुआ की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मुझे उन लोगों के नाम चाहिए। क्या नाम था उनका? क्या वो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं? अथर्व की बात सुनकर अयान एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ वो मेरे क्लास में पढ़ते हैं। अथर्व उसी तरह दुआ की तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अथर्व की नज़रें एक पल के भी लिए दुआ से नहीं हटी थीं। ये देखकर अयान अथर्व से बोला, ब्रो यू आर इन लव। अयान की बात सुनकर अथर्व ने एकदम से अयान की तरफ पलट कर देखा और बोला, व्हाट? तो अयान अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ आपको रैबिट से प्यार हो गया और ये आपकी आंखों में साफ नजर आता है, आप अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकते। अयान की बात सुनकर अथर्व ने फिर से अपनी नज़र दुआ पर टिका ली। वो दुआ चेहरे को देखने लगा। तभी धीरे धीरे दुआ की आंखें फड़फड़ाई और उसे होश आने लगा। दुआ ने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर गई। दुआ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वो है कहाँ। धीरे धीरे दुआ के दिमाग में जो कुछ भी कॉलेज में हुआ वो घूमने लगा और ये याद करते ही दुआ एकदम से हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। तभी अथर्व दुआ के पास पहुंचा और उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। अथर्व को अपने सामने देखकर दुआ एकदम से उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे वॉशरूम से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी, मैं वहीं मर जाऊंगी। कितने गंदे गंदे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझे अभी नहीं मरना। दुआ की बात सुनकर अथर्व दुआ के सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तब तक कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ओके अब रोना बंद करो और खुद को शांत करो। देखो तुम उस वॉशरूम से बाहर भी आ गई हो और तुम सेफ भी हो। सभी अयान दुआ के पास आकर बोला, रैबिट तुम इस तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अपना रोना बंद करो।
अब देखो तुम सेफ हो, और हाँ, कल से तुम कॉलेज जाओगी तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, अकेले कॉलेज नहीं आओगी। तो दुआ अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, अब मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। वो लोग बहुत बुरे हो, बहुत गंदे, तुम्हें पता है उन्होंने आज मुझे बहुत परेशान किया। तो अयान दुआ को देखकर बोला, हाँ क्योंकि आज मैं नहीं था, लेकिन कल से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें। तभी अथर्व दुआ को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अच्छा अब चलो हम घर चलते हैं, घर जाकर तुम्हें रेस्ट करना है, ज़्यादा मत सोचो इस सब के बारे में। अथर्व दुआ को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर निकल गया। अयान अथर्व को जाते हुए देख रहा था। इस वक्त उसके फेस पर एक स्माइल थी और फिर वो भी जल्दी से अथर्व के पीछे पीछे बाहर आ गया। अथर्व ने दुआ को गाड़ी में बिठाया और डोर लॉक करके अयान से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अयान अथर्व को देखकर बोला, बोलिए भाई क्या बात है। अयान की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र गाड़ी में बैठी दुआ को देखा, जो इस वक्त भी डरी सहमी सी थी, और वो एक गहरी सांस लेकर अयान से बोला, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और याद रहे कि रहेजा फैमिली का कोई भी मेंबर दुआ तक न पहुंचे, तुम्हारी एक्स भी नहीं, वैसे तो उसका इलाज मैं खुद करूंगा, लेकिन फिलहाल दुआ को उन लोगों से दूर रखना है। अथर्व की बात सुनकर अयान कन्फ्यूजन में अथर्व को देख रहा था। वो कुछ बोलने को हुआ तभी अथर्व एक बार फिर से बोला, मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना और ना ही कहना है, बस मेरी बात का ध्यान रखना, दुआ को रहेजा से दूर रखना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अथर्व की बात सुनकर अयान ने अपना सिर हिलाया और बोला, डोंट वरी ब्रो, मैं रैबिट का पूरा ख्याल रखूंगा और श्रुति और बाकी लोगों से भी उसे दूर रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अयान की बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर हिलाया और जाकर दुआ की बगल में अपनी कार में बैठा और अयान भी अपनी कार में बैठकर वहां से राजवंश पैलेस के लिए निकल गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 32 अथर्व की केयर। अथर्व दुआ को लेकर घर आ चुका था। उसने दुआ को रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया था और वो खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से निकलकर क्लोजेट में चला गया। वही दुआ को इस वक्त वॉशरूम यूज़ करना था, तो दुआ अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन तभी अचानक से उसको एकदम से चक्कर आ गए और वो गिरने को हुई तो वो अथर्व की बाहों में झूल गई, क्योंकि अथर्व ने आकर उसे संभाल लिया था। अथर्व दुआ को देखकर बोला, क्या कर रही हो लिटिल वाइफ? तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए, उठकर कहाँ जा रही थी तुम? अथर्व की एकदम से ऐसे कड़क आवाज़ सुनकर दुआ थोड़ी सी डर गई और वो डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम जा रही थी। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अगर वॉशरूम यूज़ करना था तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हें ले जाता, खुद खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती ना। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अथर्व ने दुआ को ले जाकर वॉशरूम में नीचे उतारा तो दुआ अपनी जगह खड़ी रही। दुआ को इस तरह खड़ा देखकर अथर्व उससे बोला, क्या हुआ? तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना था ना, तो यूज़ करो और चलो। अथर्व की बात सुनकर दुआ अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाते हुए बोली, प्लीज़ क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे शावर भी लेना है, क्योंकि मुझे खुद से स्माइल आ रही है, कुछ टाइम के लिए प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर चले जाए। दुआ की बात सुनकर अथर्व सीधा मना करते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें शॉवर लेना है, देन गो एंड टेक शावर, मैं यही खड़ा हूं तब तक। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी थोड़ी देर पहले तुम गिरने वाली थी और यहाँ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो जाओ। अथर्व की बात सुनकर दुआ उसी तरह अथर्व को देखकर बोली, लेकिन मैं ऐसे कैसे? तो अथर्व उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ऐसे कैसे से क्या मतलब है? लिटिल वाइफ, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो, अब जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। दुआ को पता था कि अथर्व उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया और धीरे कदमों से वो शावर के पास चली गई। शावर के पास एक कांच की दीवार लगी थी जिससे दूसरी साइड ब्लर दिखता था। दुआ ने धीरे से अपने कपड़े निकाले और शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो गई। दुआ की आंखों के सामने अभी भी वही सीन चल रहा था। उसने जल्दी से शावर बंद किया और वहां से बाथरोब उठाकर पहन लिया और वो अथर्व के पास वापस आ गई। दुआ को देखकर अथर्व ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर निकल गया। अथर्व दुआ को लेकर क्लोजेट में गया और वहां से उसके कपड़े निकाले और उसके बाथरोब की नोट खोलने लगा। उसके इस तरह करने पर दुआ ने अथर्व का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद कर लूंगी। दुआ की बात सुनकर अथर्व दुआ की तरफ देखकर बोला, मैं कर रहा हूं ना, तो मुझे करने दो। मुझे पता है कि तुम खुद क्या कर लोगी और क्या नहीं, अभी चुपचाप बैठो। अथर्व की बात सुनकर दुआ एक बार फिर से बोली, प्लीज़ मैं कपड़े पहन सकती हूँ, आप प्लीज़ बाहर चले जाए। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखें बंद की और एक झटके में दुआ के बाथरोब को खींच दिया, जिससे दुआ का बाथरोब अगले ही पल उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे खिसक गया। अथर्व के ऐसा करने पर दुआ ने अपनी नज़रें झुका ली। उसे अथर्व के सामने इस तरह आने में शर्मा रही थी। हालांकि वो दोनों फिजिकल हो चुके थे, लेकिन फिर भी दुआ को अथर्व के सामने इस तरह आना उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था।
वहीं इस वक्त अथर्व की आंखों में दुआ के लिए कुछ था तो सिर्फ उसकी केयर और कंसर्न, उसके अलावा इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नहीं था। अथर्व ने दुआ के कपड़े पहनाए और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड करीब लेकर आया। अथर्व ने दुआ को बेड पर बैठाया। थोड़ी देर बाद उसने मेड को कॉल किया तो उनका डिनर उनके रूम में आ गया। डिनर करने के बाद अथर्व ने अच्छे से दुआ को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसने दुआ को अपने सीने से लगा लिया और दुआ भी अथर्व के शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरे हुए थी। उसे इस वक्त डर लग रहा था, रह रहकर उसके दिमाग में वही सब चीज़ घूम रही थी। अथर्व के हाथ दुआ के बालों में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद दुआ गहरी नींद में चली गई तो अथर्व ने झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके फोरहेड को किस करके उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह दुआ की आंख खुली तो उसने खुद को अथर्व की बाहों में पाया। इस वक्त अथर्व की नज़र दुआ के चेहरे पर टिकी हुई थी। दुआ को देखकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल वाइफ। अथर्व की मुस्कुराहट देखकर दुआ के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अथर्व दुआ को लेकर बेड से खड़ा हुआ और बोला, अच्छा तुम रेडी हो जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। उसकी बात सुनकर दुआ ने अथर्व का हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोली, आप कहाँ जा रहे हो? और मैं नहीं रेडी हो रही, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं जिम जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा, और तुम भी आज कॉलेज नहीं जा रही। और कॉलेज नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश नहीं होगी, तुम 2-3 दिन तक अभी कॉलेज नहीं जाओगी। ओके तो अब जाओ, रेडी हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलेंगे, मैं भी आता हूँ। ओके। इतना बोलकर अथर्व ने झुककर दुआ के फोरहेड पर किस किया और वहां से अपनी जिम के लिए निकल गया। वहीं दुआ बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दुआ चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और अथर्व की नज़र दुआ के ऊपर ही टिकी हुई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अथर्व दुआ को देखकर बोला, तुम रूम में जाओ और आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सिर हिला दिया। तभी अथर्व दुआ को रोकते हुए बोला, 1 मिनट, और उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारा फ़ोन कल खो गया था ना, तो ये फ़ोन अपने पास रखो और जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? इसमें मेरा नंबर सेव है। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने उसके हाथ से वो फ़ोन ले लिया और अपना सिर हिला दिया। फिर वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चली गई। दुआ के जाने के बाद अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसने किसी को कॉल किया। 2-3 दिन बाद किसी ने कॉल पर किया तो अथर्व ऑन कॉल बोला, विक्रम मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या वो काम हुआ? तो उधर से विक्रम बोला, यस बॉस, आपने जैसा कहा था हो चुका है, हमने उन दोनों को उठा लिया है और वो हमारे वेयर हाउस पर है। विक्रम की बात सुनकर अथर्व बोला, ग्रेट, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी वेयर हाउस के बाहर खड़ी थी। अथर्व अपनी गाड़ी से निकला और उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। अथर्व वेयरहाउस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 चेयर पर एक लड़की और एक लड़का बंधे हुए थे। वो लड़की बार बार खुद को छोड़ने के लिए चिल्लाए जा रही थी। वहीं वो लड़का अथर्व के बॉडीगार्ड को धमकी दे रहा था। जब उसकी नज़र अथर्व पर पड़ी तो वो दोनों शांत हो गए। 33 अथर्व की क्रुएल्टी। अथर्व के आते ही वो लड़का और लड़की दोनों चुप हो चुके थे। वो दोनों कोई और नहीं वही थे जिन्होंने दुआ को वॉशरूम में बंद किया था। अथर्व ने विक्रम की तरफ देखा तो विक्रम ने एक चेयर लाकर वहां रख दी तो अथर्व किसी राजा की तरह वहां बैठ गया। इस वक्त अथर्व उन लोगों को अपनी मौत से कम नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 से 3 बटन खुले हुए थे जिसमें से उसकी हल्की हल्की चेस्ट दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा था। अथर्व की हाइट 6 फीट 2 इंच थी और उसका कलर फेयर था और उसकी आंखें ब्राउन कलर की थीं। हल्की हल्की बियर्ड के साथ उसके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड और गुस्सा नजर आता था। वो लड़का और लड़की अथर्व को देखकर डर रहे थे। तभी अथर्व उस लड़के की तरफ देखकर बोला, लगता है तुम्हें अपने हाथ चलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। फिर अथर्व अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या सोचकर तुमने मेरे लिटिल वाइफ को वॉशरूम में बंद किया था? अथर्व की बात सुन वो लड़का डरते हुए बोला, सॉरी मिस्टर राजवंश, हमें नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है, हम तो बस मस्ती कर रहे थे, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। उस लड़के की बात सुनकर अथर्व गुस्से में उसे देखकर बोला, रियली मस्ती कर रहे थे तुम? पूरे 2 घंटे मेरी लिटिल वाइफ उस वॉशरूम में बंद थी और तुम बोल रहे हो कि तुम मस्ती कर रहे थे? फिर अथर्व विक्रम की तरफ देखकर बोला, जिस हाथ ने मेरी लिटिल वाइफ को वॉशरूम में बंद किया था मुझे वो हाथ नहीं पसंद। अथर्व की बात सुनकर विक्रम ने अपना सिर हिलाया और एक इंजेक्शन लाकर अथर्व के हाथ पर रख दिया। अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लड़के के पास पहुंचकर वो इंजेक्शन अथर्व ने उस लड़के के शोल्डर में इंजेक्ट कर दिया। वो एक ऐसा वायरस था, वो एक वायरस था जो बॉडी पार्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता था।
जहाँ जहाँ वो वायरस फैलता वो बॉडी पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो जाता, मतलब वो काम का नहीं रहता था। धीरे धीरे वो पार्ट सड़ने लगता है और अथर्व ने उस इंजेक्शन को उस लड़के के शोल्डर में इंजेक्ट किया था। अथर्व उस लड़के को देखकर बोला, पता है तुम्हें ये क्या है? तो उसे लड़के ने अपना सर नामे हिला दिया। अथर्व के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उस लड़के को देखकर बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। लगभग 15 मिनट बाद उस इंजेक्शन ने अपना असर दिखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उस लड़के के हाथ पर रेशेज होने लगे थे। उस लड़के का पूरा हाथ लाल पड़ने लगा था और उसमें जलन होने लगी थी, और धीरे धीरे उसका हाथ फूलने लगा। उस लड़के की हालत देखकर उसके बगल में बैठी लड़की डर के मारे काम थी। जब उस लड़के की अथर्व ने ये हालत की है तो उसके साथ क्या करेगा, वो यही सोच सोच कर डर रही थी। तभी अथर्व ने अपनी नज़रें उसे लड़की की तरफ घुमाई, तो वो लड़की डरते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो डोर बंद नहीं किया था, प्लीज़। उस लड़की को डरते हुए देखकर, उसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उस लड़की को देखकर बोला, डोंट वरी, तुम्हारे लिए ये सज़ा नहीं है, तुम्हें मैं ऐसी सज़ा नहीं दूंगा। अथर्व की बात सुनकर वो लड़की अभी भी डरी सहमी सी उसकी तरफ देख रही थी। तभी अथर्व विक्रम की तरफ देखकर बोला, विक्रम, लड़कियों को अपने बाल बहुत पसंद होते हैं ना? अथर्व की बात सुनकर विक्रम झट से बोल, यश बॉस। तो अथर्व तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैडम के बालों का इंतजाम करो और ऐसा इंतजाम करो कि अगली बार खुद को शीशे में ना देख पाए। अथर्व की बात सुनकर विक्रम ने अपना सर हिलाया और अपने हाथ में ट्रिमर लेकर बस लड़की के तरफ बढ़ गया। वो लड़की अथर्व को देखकर अपना सर ना में हिलने लगी, लेकिन अथर्व के ऊपर तो जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त दुआ का चेहरा था। विक्रम ने लड़की के सर पर ट्रिमर चलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके बाल उसके सर से गिरने लगे। ट्रिमर करने के बाद अथर्व विक्रम से बोला, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, टेम्पररी नहीं। तो विक्रम ने लड़की के बालों का लेजर ट्रीटमेंट हुआ, लेजर से उसके सारे बाल जड़ से खत्म कर दिए। अथर्व ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था कि उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग किया। अथर्व ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो ये उसकी लिटिल वाइफ का कॉल था। अथर्व ने जल्दी से कॉल पिक किया तो उधर से दुआ की डरी सहमी सी आवाज़ आए, आप कहाँ हो, प्लीज़ घर आ जाओ, यहाँ पर कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप आ जाओ। दुआ की डरी सहमी आवाज़ सुनकर अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहाँ से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से डाक हेल के लिए निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद अथर्व की गाड़ी डाक हेल बाहर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और जल्दी से उसने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। अथर्व ने रूम में जाकर देखा तो दुआ इस वक्त बेड की बगल में एक कोने में छुप कर अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी। अथर्व जल्दी से दुआ के पास पहुंचा और उसने अपना हाथ दुआ के शोल्डर पर रखा तो दुआ एकदम से डर गई। अथर्व दुआ को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, मैं हूं। अथर्व की आवाज़ सुनकर दुआ ने अपना सर उठाकर देखा तो अथर्व को अपने सामने देखकर वो एकदम अथर्व के सीने से जा लगी और रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है वो लोग यही थे, अगर उन्होंने मुझे फिर से कहीं बंद कर दिया तो। दुआ ये सब बोलते हुए रोए जा रही थी, वहीं अथर्व दुआ की पीठ को सहलाए जा रहा था। तभी अथर्व ने दुआ के चेहरे को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, कोई नहीं है यहाँ, देखो मैं हूँ और कोई नहीं, और मेरे होते हुए तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं आ सकता, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, चलो उठो यहाँ से। इतना बोलकर अथर्व ने प्यार से दुआ को वहाँ से उठाया और खुद बेड पर बैठ गया और दुआ को अपनी लैप पर बैठा लिया। अथर्व दुआ के गाल को सहलाते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ। दुआ सिसकते हुए बोली, लेकिन आप घर पर नहीं थे? तो अथर्व उसी तरह दुआ को देखकर बोला, हाँ मैं घर पर नहीं था, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हमारे अलावा इस रूम में कोई तीसरा नहीं आ सकता, जब तक हम में से कोई भी इस रूम में है तब तक तो बिल्कुल नहीं। फिर अथर्व ने दुआ को अच्छे से अपनी गोद में उठाया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। दुआ अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अथर्व को देख रही थी। अथर्व की नज़रें दुआ के प्यार से छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी वो हेजल आइज़, उनमें भारी मासूमियत अथर्व को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसके वो गुलाबी से होठ जो अथर्व की सबसे बड़ी कमज़ोरी थे। उसकी छोटी सी तीखी सी नाक जो रोने की वजह से इस वक्त बिल्कुल लाल चेरी की तरह हो रखी थी। अथर्व ने झुककर दुआ के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। अथर्व के किस करते ही दुआ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसने अथर्व की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अथर्व भी ये सब दुआ का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कर रहा था और उसकी ये ट्रिक काम भी कर रही थी। धीरे धीरे दुआ सब कुछ भूलकर बस अथर्व के एहसासों में खोती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अथर्व दुआ से दूर हुआ तो उसने देखा दुआ गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तो अथर्व ने दुआ के फोरहेड को किस किया और बोला, सो जाओ लिटिल वाइफ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा।
अथर्व की बात सुनकर दुआ उसे देखकर बोली, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। तो अथर्व ने दुआ के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, आई प्रॉमिस कहीं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर अथर्व दुआ के बगल में लेट गया और उसके बालों को सहलाने लगा। दुआ सीधा अथर्व सीने से लग गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 10 मिनट में दुआ गहरी नींद में जा चुकी थी। असल में दुआ सो रही थी तो उसने कोई बुरा सपना देखा था और उस सपने की वजह से वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसे लग रहा था कि उसके रूम में कोई है। 34 अथर्व की जलन। दुआ के सोने के बाद अथर्व ने अपना फ़ोन निकाला और विक्रम को कॉल किया। उधर से फ़ोन पिक होते ही अथर्व बोला, उन दोनों के साथ और भी थे, उनका भी इंतजाम तुम्हें करना है। उन्हें उस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करवाओ और मेक श्योर कि उन्हें दुनिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। कॉलेज के साथ साथ मुझे वो लोग सड़क पर दिखने चाहिए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर उन्होंने किसके साथ पंगा लेने की कोशिश की है, और उनके साथ साथ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स को भी। विक्रम बोला, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा, आपको सुबह तक न्यूज़ मिल जाएगी। विक्रम की बात सुनकर अथर्व ने कॉल कट कर अपनी नज़रें दुआ के ऊपर घुमाई तो दुआ इस वक्त वो गहरी नींद में थी। तभी अथर्व वहाँ से खड़ा हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। दुआ की वजह से आज उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया था। वो अपने रूम में ही बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद दुआ की आंख खुली। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। जैसे ही दुआ की नींद खुली वो हड़बड़ा कर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे अथर्व पर गई। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली। अथर्व की नज़रें भी दुआ पर थीं। वो दुआ को देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम मुझे ढूंढ रही थी कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? अथर्व की बात सुनकर दुआ अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे लगा कि शायद आप मुझे अकेला छोड़कर फिर से चले गए। दुआ की बात सुनकर अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कदम दुआ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ऐसे कैसे? तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, तो फिर कैसे चला जाता? अथर्व की बात सुन दुआ मासूमियत से बोली, तो क्या आप अपना किया हुआ प्रॉमिस हमेशा इसी तरह निभाओगे? तो अथर्व दुआ के गाल को सहलाते हुए बोला, हाँ। अथर्व की बात सुन दुआ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी अथर्व दुआ से बोला, अच्छा अब तुम उठो और जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम नीचे चलेंगे। की बात सुनकर दुआ ने सिर हिला दिया और बेड से खड़ी हो गई और वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। लगभग 15 मिनट बाद वो लोग हॉल में थे। उसी वक्त अयान वहां आया। अयान को वहां देखकर दुआ के फेस पर स्माइल आ गई और वो जाकर उसके गले लगाते हुए बोली, तुम यहाँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। अयान दुआ के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अगर इतनी याद आ रही थी तो कॉल कर लेती। तो दुआ मासूमियत से बोली, कैसे करती, मेरे फ़ोन में मिस्टर राजवंश के अलावा और किसी का नंबर नहीं है। उसी वक्त अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, ये तुम लोग जो बातें कर रहे हो वो दूर से भी हो सकती हैं, एक दूसरे का फेस देखकर इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर दुआ कन्फ्यूज़न में उसे देख रही थी। तभी अयान दुआ को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं अपनी दोस्त उर्फ छोटी बहन से बात कर रहा हूँ, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अथर्व फिर से दुआ को खींचते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त बहन जो भी, लेकिन वो बीवी है मेरी, तो तुम उससे इस तरह नहीं चिपक सकते। तो अयान एक बार फिर से खींचते हुए बोला, हाँ तो आपकी बीवी होने से पहले वो मेरी दोस्त है, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। इससे पहले अथर्व कुछ बोलता तो इस बार दुआ चिढ़ते हुए बोली, बस क्या कर रहे हैं आप दोनों? में कोई रस्सी नहीं हूँ जो खींचे जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे हाथ खींच जाएंगे। तो अथर्व दुआ को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, हाँ तो तुम दूर रहकर बात करो तो नहीं खींचूंगा। तो अयान बीच में बोला, क्यों, वो मुझसे दूर क्यों रहेगी? वो मेरी रैबिट है और आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। अयान की बात सुनकर अथर्व अपनी आईब्रो रेज करते हुए बोला, चैलेंज कर रहे हो मुझे? तो अयान झट से बोला, नहीं नहीं, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूँ। अयान को पता था कि अगर अथर्व की दिमाग खराब हुआ तो वो ऐसा भी कर सकता, वो दुआ को अयान से दूर रख सकता है। तभी अथर्व अयान को देखकर बोला, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अयान अथर्व को देखकर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अथर्व बोला, बोलो क्या बात करनी है? तो अयान बोला, क्या हम स्टडी में चल सकते हैं? अयान की बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर हिलाया और दुआ को देखकर बोला, लिटिल वाइफ तुम यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। तो अथर्व अयान के साथ स्टडी में चला गया। अयान स्टडी में आकर अथर्व से बोला, भाई आपने उन लोगों के साथ क्या किया है? मुझे पता है आपने उनके साथ कुछ किया है। तो अथर्व बिना किसी भाव के बोला, वही जो वो डिजर्व करते थे, उन्हें उनके किए की सजा दी है। तो अयान अथर्व से बोला, भाई आप ऐसे कैसे किसी को पनिश कर सकते हो? तो अथर्व अयान से बोला, उन्होंने गलती ही ऐसी की थी, उन्होंने अथर्व राजवंश की बीवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं इसी तरह से सजा देता हूं। फिर अथर्व एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी और तुम्हें इस सब के बारे में इतना सोचना भी नहीं चाहिए।
तभी किसी ने डोर नॉक किया तो अयान ने जाकर डोर खोला तो सामने दुआ खड़ी थी। तो अयान दुआ को देखकर बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम यहाँ? तो दुआ ने अयान को घूरा। 35 लॉन्ग ड्राइव। और अथर्व को देखकर बोली, आप किसे सजा देने की बात कर रहे थे? इससे पहले अयान कुछ बोलता अथर्व बीच में ही बोला, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ, मैं किसे सजा देने की बात कर रहा था। ये हमारा मैटर है और तुम्हें हर मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। इसलिए चुपचाप यहाँ से रूम में जाओ और आज के बाद कभी मुझे तुम इस तरह चुपके से किसी की बात सुनते हुए नजर नहीं आ जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से वहां से भाग गई। तभी अयान अथर्व को देखकर बोला, ये कैसा तरीका था भाई उससे बात करने का? वो आपकी वाइफ है तो आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसे हट हुआ होगा। अयान की बात सुनकर अथर्व उसे देखकर बिना किसी भाव के बोल, मेरी वाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे बात करूं, बीच में आने की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर अयान कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अथर्व के गुस्से को अच्छे से जानता था। इस वक्त वो गुस्से में था लेकिन जब वो शांत होगा तो सब कुछ मैनेज कर लेगा। तभी अथर्व अयान को देखकर बोला, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है। अथर्व की बात सुनकर अयान ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद अथर्व अपनी चेयर पर जाकर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अथर्व खुद से बोला, लिटिल वाइफ, तुम्हें हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा जानो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम इस सब से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच का जो रिश्ता अभी ठीक भी नहीं हुआ वो पहले ही बिगड़ जाए। इतना बोलकर अथर्व ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ाए। अथर्व ने अपने रूम में आकर देखा तो दुआ इस वक्त खिड़की के पास खड़ी हुई थी और वो बाहर देख रही थी। अथर्व दुआ के पास पहुंचा और धीरे से बोला, नाराज हो मुझसे? अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह सामने देखती रही तो अथर्व दुआ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लिटिल वाइफ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। यू नो ना कि मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है। अथर्व की बात सुनकर दुआ अथर्व की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, रियली आपको इग्नोरेंस पसंद नहीं है तो क्या मुझे पसंद है? क्या मुझे डांट खाना पसंद है जो आप हर बार बात बात पर मुझे डांटते रहते हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने गलती से सुन लिया क्योंकि मैं हॉल में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए मैं वहां आई थी। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे थे, फिर भी आपने मुझे इतना डांटा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। इतना बोलकर दुआ वहां से जाने लगी तो अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, लिटिल वाइफ, तुम क्यों मेरी बात के खिलाफ जाती हो? तुम्हें पता है ना, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो फिर तुम्हें हर्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम चोट खाना चाहती हो, तुम्हें दर्द पसंद है। अथर्व की बात सुनकर दुआ उसकी तरफ देखकर बोली, बताइए क्या दर्द के अलावा आपको कुछ और आता है? आपने हर बार मुझे दर्द दिया है और आप वही करते आए हैं। इतना बोलकर दुआ की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। अथर्व ने दुआ का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू को साफ किया और बोला, नहीं, मैं तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहता लिटिल वाइफ, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, बार बार मुझे गुस्सा दिला देती हैं। अच्छा, अब ये रोना धोना छोड़ो और चलो मेरे साथ। तुम्हें मुझसे शिकायत है ना? आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर करता हूँ। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और अपने साथ नीचे ले आया। दुआ कंफ्यूजन में अथर्व को देख रही थी और फिर वो अथर्व से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई और वो हल्का मुस्कराते हुए बोला, लॉन्ग ड्राइव पर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें मुझसे शिकायत है ना कि तुम जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हें मैंने घर में बंद करके रखा है, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता हूँ। अथर्व की बात सुन दुआ के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और फिर वो अथर्व को देखकर बोली, क्या सच में हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? आपको पता है, आज से पहले मैं कभी रात में लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गई, मुझे कभी कोई लेकर ही नहीं गया। श्रुति दी तो कभी कभी जाती रहती थी पर मुझे किसी ने नहीं जाने दिया। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने कुछ देर तक दुआ के चेहरे को देखा, फिर वो दुआ को फिर से आगे ले जाकर बोला, कोई बात नहीं, जो आज से पहले नहीं किया वो आज कर लो, आज हम एंजॉय करेंगे। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उनकी गाड़ी वहां से सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी में गाने चल रहे थे और दुआ गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी। दुआ ने अपना चेहरा बाहर निकाला और ठंडी ठंडी हवा को अपने फेस पर महसूस करने लगी। इस वक्त दुआ के फेस पर दुनिया जहां की मासूमियत बिखरी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही हो और उस चीज़ की खुशी उसके फेस पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अथर्व दुआ के चेहरे को देखकर हल्की हल्की स्माइल कर रहा था।
तभी अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे वापस सीट पर बैठाते हुए बोला, अब नहीं, अब बाहर हाथ भी नहीं निकलेगा। अब तक मैं तुम्हें नहीं रोक रहा था क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन ये रिस्की है लिटिल वाइफ, तो इसलिए चुपचाप अब यहाँ बैठो। इतना बोलकर अथर्व ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ दुआ का हाथ लेकर अपनी लैप पर रख लिया। अपने हाथ को अथर्व की लैप पर देखकर दुआ के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन अथर्व ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। अथर्व को देखकर दुआ के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो भी खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी दुआ की नज़र एक आइसक्रीम पार्लर पर गई, तो दुआ जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, वेट वेट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। दुआ के इस तरह चिल्लाने पर अथर्व ने एकदम से ब्रेक लगाए और दुआ को देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, इस तरह चिल्लाई क्यों? अथर्व की बात सुनकर दुआ बाहर की तरफ देखकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मना मत करना, मेरा बहुत मन कर रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने दुआ के चेहरे को देखा जो अपनी आंखों में चमक लिए उसे ही देख रही थी। फिर अथर्व ने अपना सर हिलाया और बोला, ओके फाइन, चलो आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। इतना बोलकर अथर्व ने गाड़ी एक साइड पार्क की और वो गाड़ी से बाहर आ गया। उसने दुआ की तरफ का दरवाज़ा खोला और दुआ को बाहर निकालकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। दुआ के फेस पर चमक साफ देखी जा सकती थी। अथर्व दुआ को आइसक्रीम पार्लर लेकर आया और फिर उसे देखकर बोला, अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? तो दुआ सारे फ्लेवर देखते हुए बोली, बटरस्कॉच, चोको चिप एंड रेस्पबरी। अथर्व दुआ को देखकर हैरानी से बोला, तुम एक साथ इतने फ्लेवर खाने वाली हो? तो दुआ मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बस 3 ही है, मैं तो एक 5-6 खा जाऊंगी। अथर्व काउंटर पर बैठे लड़के की तरफ देखकर बोला, जो फ्लेवर बताए हैं उन्हें निकाल दो। तो उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और 3 आइसक्रीम के टब बाहर निकाल दिए। तो दुआ ने जल्दी से एक टब उठाया और उसे खोलकर वहीं उसने खाना शुरू कर दिया। अथर्व ने वो दोनों टब वहां से उठाए और दुआ का हाथ पकड़कर उसे एक साइड ले जाते हुए बोला, तुम सच में लिटिल वाइफ हो, अच्छा चलो आओ हम थोड़ा वॉक करते हैं, तुम वॉक करते करते अपनी आइसक्रीम एंजॉय करना। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सर हिला दिया। दुआ आइसक्रीम खा रही थी तो थोड़ी सी आइसक्रीम उसके होठों के किनारे से लग गई। अथर्व की नज़र दुआ के होठों पर ही ठहरी हुई थी। अथर्व काफ़ी देर से दुआ को देख रहा था। जब दुआ की नज़रें अथर्व पर गई तो वो अथर्व को देखकर बोली, आपको भी चाहिए? तो अथर्व ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर दुआ ने आइसक्रीम के टब से एक स्कूप आइसक्रीम ली और अथर्व की तरफ बढ़ा दी। तो अथर्व ने दुआ का हाथ नीचे कर दिया और झुककर दुआ के होठों पर लगी आइसक्रीम को लिक कर लिया। उसके ऐसा करते ही दुआ की बॉडी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसकी धड़कनें कुछ पल के लिए स्किप हो गई। अथर्व दुआ को देखकर बोला, ये ज़्यादा टेस्टी थी। अथर्व की बात का दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई क्योंकि इस वक्त वो अथर्व से नज़र नहीं मिला पा। आगे जाकर दुआ के कदम अपनी जगह रुक गए और उसके हाथ में पकड़ा हुआ आइसक्रीम का टब नीचे गिर गया। वो सामने हैरानी से देखे जा रही थी। 36 एक डीप किस। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने श्रुति एक लड़के के साथ थी और वो उस लड़के को किस कर रही थी। अथर्व दुआ के पीछे ही था। जब उसकी नज़र सामने गई तो उसने दुआ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब आंसू आना शुरू हो गए थे। श्रुति को एक नज़र देखने के बाद अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। अथर्व की हरकत पर दुआ ने कोई रिस्पांस नहीं किया। अथर्व दुआ को गाड़ी के पास लेकर आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए आंसू नहीं आने चाहिए। अयान ने तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़की का चेहरा भी देखो, लेकिन शायद ऐसा होना था। अब तो तुम्हें उसकी असलियत समझ आ गई होगी कि वो किस टाइप की है। अथर्व की बात सुनकर दुआ रोते हुए बोली, श्रुति दी ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसी नहीं थी। वो अयान को चीट कैसे कर सकती है? अयान उनसे कितना प्यार करता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दुआ को रोते हुए देखकर अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाया और उसका सर सहलाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, तुमसे मना किया है ना मैंने रोने के लिए, तो फिर ये आंसू क्यों? दुआ इस तरह करके सीने से लगे हुए सिसकते हुए बोली, मैं रो नहीं रही हूं पर वो अपने आप मेरी आंखों से निकल रहे हैं, मैं क्या करूं? दुआ की बात सुनकर अथर्व ने दुआ का चेहरा अपने सीने से अलग किया और अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। रोने की वजह से दुआ की नाक लाल हो गई थी और इस वक्त वो क्यूट लग रही थी। अथर्व ने झुककर एकदम से दुआ के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। अथर्व के इस तरह किस करने पर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो आंखें बंद भी हो गई थीं। वहीं अथर्व धीरे धीरे दुआ के होठों को किस कर रहा था। उनके आसपास इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। वो एक सुनसान इलाके में थे और अंधेरा होने की वजह से किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अथर्व ने अपनी जीभ से दुआ के होठों को खोलने की कोशिश की, लेकिन दुआ ने अपने होंठ नहीं खोले। तो अथर्व ने दुआ के लोअर लिप को बाइट कर लिया, जिसका फ़ायदा उठाते ही अथर्व ने जल्दी से अपनी जीभ को दुआ के मुंह में डाल दिया और उसके मुंह के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर करने लगा।
दुआ के मुंह में अभी भी आइसक्रीम का टेस्ट था। धीरे धीरे वो टेस्ट पूरी तरह से घुल चुका था। वहीं थोड़ी दूर पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी और उसमें बैठा आदमी दुआ और अथर्व को देखे जा रहा था। उन दोनों को देखकर उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो शख्स उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है? अथर्व राजवंश आशिकी पर उतर आया और अब वो यूं सड़कों पर खड़े होकर आशिकी फरमा रहा है। इतना बोलते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं अथर्व दुआ से दूर हुआ और उसने दुआ को ले जाकर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से डार्क हेल के लिए निकल गया। अथर्व ने थोड़ी देर के लिए दुआ के मन को डाइवर्ट तो कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से दुआ के जहन में श्रुति का वही सीन घूमने लगा। थोड़ी देर में अथर्व दुआ को लेकर घर पहुंचा और उसे ले जाकर बेड पर बिठाया और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अथर्व वॉशरूम में चला गया। वहीं दुआ बेड पर बैठी एक बार फिर से श्रुति के बारे में सोचने लगी। अथर्व वॉशरूम से बाहर आया और दुआ को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारे जहन में किसी और का ख्याल नहीं होना चाहिए। अथर्व की आवाज़ सुनकर दुआ अपने होश में वापस आए और अथर्व को देखकर धीरे से बोली, नहीं, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी। इतना बोलकर दुआ ने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो दुआ की बगल में बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सीरियसली तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता लिटिल वाइफ, तुम्हारे फेस पर साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम अभी भी श्रुति के बारे में सोच रही हो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना सिर धीरे से हिला दिया। ये देखकर अथर्व ने एक गहरी सांस ली और उसे देखकर बोला, मना किया था ना मैंने कि तुम्हें किसी के बारे में सोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आई नो वो तुम्हारी बहन है, लेकिन जैसा तुम उसे समझती हो वो वैसी बिल्कुल नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही किसी के बारे में सोचो। अथर्व की बात सुनकर दुआ धीरे से बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो दी है मेरी, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए। मुझे उनसे जवाब लेना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे अयान के लिए बुरा लग रहा है और उनकी किस्मत पर तरस आ रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व उसे देखकर बोला, तुम्हें किसी पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। वो कोई बेचारी नहीं है जो तुम्हें उस पर तरस आ रहा है। उसकी फितरत अभी तुम्हें पता नहीं है। वो दूसरों का यूज़ करना जानती है और टाइम आने पर वो तुम्हारा भी यूज़ कर सकती है। इसलिए तुम उससे दूर रहो, उसके ख्यालों को खुद से दूर रखो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। 37 दुआ की फीलिंग्स। दुआ को एक नज़र देख अथर्व बेड से खड़ा हुआ और उसने दुआ को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर दुआ हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? दुआ की बात सुन अथर्व उसे देखकर बोला, कहीं नहीं, बस बालकनी में। तुम्हारा मूड खराब है ना? चलो आओ हम थोड़ी देर एक साथ बैठकर बातें करते हैं, हो सकता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि आज अथर्व उससे बात करने की बात कर रहा था, लेकिन वो बात कम करता था, उसके एक्शन ज़्यादा होते थे। अथर्व दुआ को लेकर बालकनी में आया और वहां रखे सोफे पर बैठ गया। बाहर हल्की हल्की ठंड थी। अथर्व दुआ को लेकर अपनी गोद में बैठा और वहां सोफे पर पड़ा ब्लैंकेट उठाकर खींचकर दोनों के ऊपर डाल लिया। दुआ ऊपर आसमान में चमक रहे चांद को देख रही थी। वो चांद को देखते हुए अथर्व से बोली, कितना खूबसूरत है ना? वहीं अथर्व दुआ की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़र दुआ के चांद से चमकते चेहरे पर टिकी हुई थी। वो आसमान में चमक रहे चांद को नहीं, बल्कि अपनी गोद में बैठे चांद को देख रहा था। तभी दुआ एक बार फिर से बोली, और वो कितने सुकून में है ना? कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, और बिना किसी डरे वो अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। कोई उसे चाहकर भी नहीं छू सकता। सब उसे पाना चाहे हैं, लेकिन चाहकर भी उसे नहीं पा सकते। इतना बोलकर दुआ ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व की नज़रें दुआ के चेहरे पर टिकी हुई थी। अथर्व को इस तरह खुद को देखा हुआ पाकर दुआ अथर्व से बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दुआ की बात सुनकर अथर्व से देखकर बोला, क्यों नहीं देख सकता क्या? अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस पूछ रही हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस पर अथर्व दुआ के गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोला, मेरी बीवी, मैं जैसे चाहे उसे वैसे देख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? अथर्व की बात सुन दुआ ने अपना सिर धीरे से हिलाया तो अथर्व दुआ के चेहरे को देखकर बोला, लेकिन इस वक्त मेरा मन तुम्हें किसी और तरीके से देखने का कर रहा है। अथर्व की बात सुन दुआ उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तभी अथर्व ने अपना एक हाथ दुआ की कमर पर रखा और धीरे धीरे उसकी नाइट सूट के अंदर ले जाने लगा। ये महसूस करते ही दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी बॉडी में एक कर्ज सा दौड़ गया।
उसने ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी, क्योंकि इस वक्त अथर्व का हाथ उसकी बेली पर था। अथर्व अपनी एक उंगली को दुआ की नेवल के चारों तरफ राउंड राउंड घुमा रहा था और उसके इस तरह करने पर दुआ की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज़ डोंट डू दिस, मुझे कुछ हो रहा है। दुआ की बात सुन अथर्व के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अपना चेहरा दुआ के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, क्या फील हो रहा है लिटिल वाइफ? दुआ को अथर्व की सांसें अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई जोड़ रही है। दुआ की बात सुन अथर्व एक बार फिर से बोला, तो ये फीलिंग्स बुरी है, क्या मेरा टच करना गलत लग रहा है? अथर्व की बात अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, नहीं, ये फीलिंग बुरी नहीं है और ना ही मुझे आपका टच करना गलत लग रहा है। तो अथर्व अपने होठों को दुआ के ईयर लॉब्स पर टिकाते हुए बोला, तो कैसा लग रहा है? क्या मैं इस फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ाऊं या फिर ये सब यहीं रोक दूं? अथर्व के हर एक टच से दुआ मदहोश होती जा रही थी और वो उसी तरह मदहोशी में धीरे से बोली, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने होठों को दुआ की गर्दन पर रखकर चलना शुरू कर दिया था। दुआ ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर अथर्व के कंधे से टिका लिया और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। दुआ का अब अपनी धड़कनों पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो पूरी तरह अथर्व के कंट्रोल में थी। धीरे धीरे अथर्व ने दुआ के नाइट सूट को खोलकर वहीं जमीन पर गिरा दिया। दुआ अथर्व की गोद में बैठी हुई थी, तो अथर्व ने दुआ को थोड़ा सा शिफ्ट किया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर रैप कर लिया और उसका फेस बिल्कुल अपने सामने कर लिया। दुआ की आंखें अभी भी बंद थीं। अथर्व दुआ के गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ। अथर्व के ऐसा कहने पर भी दुआ ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसकर भींच लिया, तो अथर्व ने अपने एक हाथ को ले जाकर दुआ की कमर पर रखा और वहां थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए बोला, मैं कुछ कह रहा हूं, तुमसे अपनी आंखें खोलो। अथर्व ने दुआ की कमर को मजबूती से पकड़ा था और वो हल्का हल्का प्रेस कर रहा था, जिससे दुआ को हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो उसकी नज़रें सीधा अथर्व की नज़रों से जा मिली। अथर्व उसे काफ़ी इंटेंसिटी से देख रहा था। दुआ के चेहरे से होते हुए उसकी नज़र दुआ की कॉलर बोन और उसके सीने पर जाकर ठहर गई। अथर्व की नज़रें इस वक्त अपने सीने पर महसूस करके दुआ के गाल शर्म से लाल होने लगे थे और वो जल्दी से जाकर अथर्व के सीने से लग गई। दुआ को इस तरह शर्माता हुआ देखकर अथर्व के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो दुआ के कान में फुसफुसाते हुए बोला, आई वॉन्ट यू लिटिल वाइफ राइट नाउ, आई फील वेरी रेस्टलेस, मुझे तुम्हें महसूस करना है। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी पकड़ अथर्व की शर्ट की कॉलर पर और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। अथर्व धीरे धीरे अपना हाथ दुआ की बैक पर चलने लगा। वहीं अथर्व को दुआ की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, क्योंकि दुआ ने इस वक्त अपना चेहरा अथर्व के गले में छुपाया हुआ था और उसके होठ अथर्व को अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे, जो अथर्व को और भी ज़्यादा बहका रहे थे। अथर्व ने दुआ के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसके चेहरे को खुद से दूर किया। इस वक्त दुआ की आंखें बंद थीं और वो दुआ के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मैं खुद से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। जब भी तुम मेरे सामने होती हो तुम्हें पाने के लिए बेकरार होता हूँ और जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो मेरी तड़प और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 38 वाइल्ड नाइट। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी नज़रें सीधा अथर्व की नज़रों से जा मिली। अथर्व की आंखों में इस वक्त मदहोशी दिखाई दे रही थी, वहीं दुआ की आंखों में भी खुमारी छाई हुई थी। अथर्व ने दुआ के चेहरे को अपने करीब किया और उसके होठों को कैप्चर कर लिया। अथर्व दुआ के होठों को काफ़ी पैशनेट होकर किस कर रहा था। वहीं दुआ के हाथ धीरे धीरे अथर्व के बालों में पहुंच गए थे और वो अथर्व के बालों को सहला रही थी। दुआ भी उसी तरह अथर्व को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व के होंठ दुआ के होठों पर हावी थे। बाहर ठंड थी, कुछ देर पहले उन दोनों को ठंड लग रही थी, तो उन्होंने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी की हीट इतनी बढ़ गई कि ब्लैंकेट उनके जिस्म से खिसक कर नीचे ज़मीन पर पहुंच गया और दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। अथर्व दुआ की आंखों में देखकर बोला, मैंने तुम्हें अनड्रेस किया है तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ के हाथों को पकड़कर अपनी शर्ट के बटन पर रख दिया और उसे खोलने का इशारा किया। अथर्व का इशारा समझकर दुआ की शर्म से पलकें झुक गईं, लेकिन तभी अथर्व एक बार फिर से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, मैंने तुमसे कुछ कहा है, खोलो इसे। अथर्व की बात सुनकर दुआ धीरे धीरे अथर्व के शर्ट के बटन को खोलने लगी और कुछ ही पलों में दुआ ने अथर्व की शर्ट के बटन को खोल दिया और अथर्व की शर्ट वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। इस वक्त दोनों की अपर बॉडी पर कपड़े नहीं थे। धीरे धीरे अथर्व ने दुआ को वहीं सोफे पर लिटाया और उसकी पजामे को खींच कर फेंक दिया। ये देखकर दुआ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अथर्व दुआ के ऊपर आया
और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम अभी भी इतना शर्मा रही हो लिटिल वाइफ, आंखें खोलो अपनी और मुझे देखो। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊं तब तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इन आंखों में मैं अपने अक्ष को देखना चाहता हूं। अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, लेकिन मुझे शर्म आ रही है, जरूरी है आंखें खोलना? तो अथर्व अपने होठों को दुआ के कान के पास ले जाकर बोला, हाँ जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपने अक्ष को देखना है, तो खोलो अपनी आंखें। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अगले ही पल अथर्व ने एक बार फिर से दुआ के होठों को कैप्चर कर लिया और अपने एक हाथ अपने पेंट के बटन को खोलने में लगा हुआ था। कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े पूरी तरह से उनके जिस्म से अलग होकर वहीं जमीन पर बिखरे हुए थे और अथर्व इस वक्त दुआ के ऊपर झुका हुआ था। तभी दुआ अथर्व से बोली, क्या हम ब्लैंकेट ले सकते हैं? दुआ की बात सुनकर अथर्व ने दुआ को देखा और जमीन पर पड़ा ब्लैंकेट उठाकर दोनों के ऊपर डाल लिया। वो सोफा काफी कंफर्टेबल था, उस पर दोनों आराम से लेटे हुए थे। अथर्व ने दुआ के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ लगाया हुआ था और उसका एक हाथ दुआ की बॉडी पर चल रहा था। अथर्व की छुअन से दुआ खुद में ही सिमट रही थी। तभी अचानक से दुआ के मुंह से हल्की सी आह निकली और उसने अपने दोनों पैरों को अथर्व की कमर पर रैप कर लिया। अथर्व की नज़रें दुआ के फेस पर थी, जिस पर हल्का सा दर्द दिखाई दे रहा था। अथर्व दुआ के फोरहेड को चूमते हुए बोला, रिलैक्स, बस मेरा साथ दो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी आंखें खोलकर अथर्व के चेहरे की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था और वो दुआ की आंखों में देखकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। दुआ भी अथर्व की आंखों में देख रही थी, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे अथर्व की आंखों की इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं हुई और धीरे धीरे उसकी पलकें झुक गईं और समय के साथ साथ अथर्व और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। अब दुआ की सिसकियां और भी ज़्यादा तेज होने लगी थीं। कहने को ठंड थी, लेकिन दोनों की बॉडी पूरी तरह से पसीने से नहाई हुई थी। अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और उसी तरह सोफे पर बैठ गया और दुआ के चेहरे की तरफ देखकर बोला, डू इट लिटिल वाइफ, आई वॉन्ट कि तुम ये करो। अथर्व की बात सुनकर दुआ का चेहरा लाल होने लगा और उसने अपनी पोजीशन देखी तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगी। उसने अथर्व की गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लिया, क्योंकि वो अथर्व से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वहीं अथर्व का हाथ दुआ की कमर पर आ गया और वो दुआ के कान में बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा है, अगर तुम नहीं करोगी तो फिर मैं अपने हिसाब से करूँगा और तुम्हें दर्द होगा, इसलिए खुद ही करो, वही बेटर है। दुआ धीरे से अथर्व के कान में बोली, लेकिन इस सब से मुझे शर्म आ रही है। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो दुआ से बोला, शर्म लेकिन क्यों, हमारे बीच ये तो पहले भी हो चुका है ना। तो दुआ उसी तरह से बोली, हाँ लेकिन वो सब आपने किया था, मैंने नहीं। तो अथर्व दुआ से बोला, हाँ वो सब मैंने किया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम शुरू करो, कभी ना कभी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे तुम भी मेरी तरह वाइल्ड होने लगोगी। तो दुआ अथर्व के चेहरे की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं आपकी तरह कभी बेशर्म नहीं बना पाऊंगी। दुआ का ध्यान अब भटक चुका था, तभी अथर्व दुआ से बोला, अपना ध्यान मत भटकाओ लिटिल वाइफ, जो बोल रहा हूँ वो करो। इस वक्त हम रोमांस कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, और तुम यहाँ हो कि ऐसी बातें लेकर बैठी हो। अगर बातें करनी है तो सेक्सी बातें करो और थोड़ी सी वाइल्डनेस दिखाओ। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कुछ नहीं कहा, वो उसी तरह अथर्व की गोद में बैठी रही और तभी अथर्व ने दुआ को कमर से पकड़ा और खड़ा हो गया। ये देखकर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि दोनों की बॉडी अभी भी कनेक्ट थी। अथर्व ने दुआ को ले जाकर वहीं दीवार से लगाया और अब उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इस सब से दुआ को पेन हो रहा था। दुआ के हाथ अथर्व के कंधों पर कसे हुए थे। तभी अथर्व दुआ की आंखों में देखकर बोला, कहा था ना मैंने, खुद कर लो, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तुम्हें दर्द होगा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अथर्व की बात सुनते ही दुआ ने अपने दर्द को अपने होठों में भींच लिया और अपनी पकड़ अथर्व के कंधे पर मजबूत कर दी। वहीं अथर्व के दोनों हाथ इस वक्त दुआ की कमर पर थे और उसने दुआ को दीवार और अपने बीच फंसाया हुआ था। कुछ देर बाद वो लोग एक बार फिर से सोफे पर पहुंच गए और अथर्व ने दुआ को सोफे पर लिटाया और एक बार फिर से उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। लगभग 2 से 3 घंटे बाद अथर्व दुआ से अलग हुआ। दुआ की हालत खराब हो चुकी थी और वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे सो चुकी थी। अथर्व ने दुआ के चेहरे को देखा तो वो इस वक्त पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था। अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में उठाया और अंदर रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया। अथर्व ने दुआ की बॉडी को देखा तो उसकी बॉडी पर काफी लव बाइट के निशान देख रहा था और वो सब देखकर अथर्व के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो वॉशरूम में गया। वहां से एक वेट टॉवल लाकर दुआ की बॉडी को क्लीन किया और खुद को क्लीन करने के बाद वो भी दुआ की बगल में लेटे गया। 39 शॉपिंग। अगली सुबह दुआ की नींद खुली तो उसकी नज़र अथर्व पर गई, जो अपनी इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। अथर्व को देखकर दुआ के दिमाग में कल रात के सारे पल एक बार फिर से घूमने लगे, जिन्हें याद करके दुआ का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। ये बात अथर्व अच्छे से नोटिस कर रहा था। अथर्व दुआ को देखकर धीरे से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, कुछ याद आ रहा है?
अथर्व की बात सुनकर दुआ एकदम अथर्व के सीने से लग गई और उसने अपना सर अथर्व के सीने में छुपा लिया। दुआ को शर्माते हुए देखकर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई और उसका एक हाथ दुआ की बैग पर पहुंच गया। अथर्व दुआ के कान में धीरे से बोला, अच्छा चलो फ्रेश हो जाते हैं, फिर हम बाहर चलेंगे। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना चेहरा अथर्व के सीने से निकाला और उसे देखकर बोली, बाहर कहाँ जाना है? दुआ की बात सुनकर अथर्व उसे देखकर बोला, जहां तुम जाना चाहो। दुआ अथर्व को देखकर बोली, मुझे शॉपिंग पर जाना है। अथर्व दुआ को देखकर बोला, ओके फाइन, हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन पहले हम फ्रेश होने चलते हैं, ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद कहीं चलेंगे, ओके। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सर हिलाया और वो बेड से उठने लगी। लेकिन जब उसने ये महसूस किया कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे तो उसने एकदम से ब्लैंकेट को अपने ऊपर रैप कर लिया। दुआ की इस हरकत पर अथर्व के फेस पर स्माइल आ गई। अथर्व दुआ को देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम इस तरह रुक क्यों गई? अथर्व की बात सुनकर दुआ उसे देखकर मासूमियत से बोली, मैंने कपड़े नहीं पहने, क्या आप प्लीज़ मुझे कपड़े दे देंगे? दुआ की बात सुनकर अथर्व उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल वाइफ, तुमने बताया नहीं कि तुम नहाने में कपड़े पहनती हो, तुम कपड़े पहनकर नहाती हो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने मासूमियत से अपना सर ना में हिला दिया तो अथर्व दुआ को देखकर बोला, फिर कपड़े क्यों मांग रही हो? चलो वॉशरूम में तो जा रहे हैं। अथर्व की बात सुनकर दुआ धीरे से बोली, आप पहले वॉशरूम यूज़ कर लीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी और मुझे ऐसे शर्म आ रही है। दुआ की मासूमियत से भरी बातें देखकर और उसके फेस पर बिखरी हुई मासूमियत देखकर अथर्व को दुआ पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। अथर्व ने झुककर दुआ के गाल पर किस किया और उसका ब्लैंकेट एकदम से खींचकर दुआ को अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखकर बोला, कब तक शर्माने वाली हो ऐसे, हमारे बीच इतना कुछ तो हो चुका है और तुम्हारी शर्म है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अथर्व ने दुआ को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। जैसे ही शावर का पानी दुआ के ऊपर गिरा वो एकदम से कांप गई। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो अथर्व उसके चेहरे को ही देख रहा था। अगले ही पल दुआ की नज़र एक बार फिर से झुक गई। अथर्व दुआ के गाल पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, अभी कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है और अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो इतनी जल्दी तो रुकने वाला हूँ नहीं, इसलिए पहले हम शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों ने शावर लिया और वॉशरूम से बाहर आ गए। दोनों रेडी होकर नीचे आए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग वहाँ से एक मॉल के लिए निकल गए। बाहर आते ही दुआ के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह खुलकर घूम रही हो। आज से पहले वो कभी बाहर निकली ना हो और ये सब उसके लिए नया हो। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। दुआ के फेस के एक्साइटमेंट देखकर अथर्व उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम तो ऐसे एक्साइटेड हो जैसे आज से पहले तुम कभी शॉपिंग पर नहीं गई। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे खुशी हो रही है, क्या मैं खुश नहीं हो सकती? दुआ की बात सुनकर अथर्व अपना सर हिलाते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जरूर हो सकती हो। अथर्व की बात सुन दुआ ने कुछ नहीं कहा, वो बस खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकी तो अथर्व गाड़ी से बाहर निकला और उसने दुआ का हाथ पकड़कर उसे निकाला और उसे लेकर अंदर बढ़ गया। दुआ दर जाकर अपनी चमकती हुई आंखों से चारों तरफ देख रही थी। अथर्व उसे लेकर एक स्टोर पर गया। जब लोगों ने अथर्व को वहां देखा तो सब लोग हैरान थे और अथर्व के साथ एक लड़की को देखकर और भी ज़्यादा हैरान थे। अथर्व ने सेल्स गर्ल को इशारा किया दुआ के लिए कुछ ड्रेस दिखाने के लिए, तो सेल्स गर्ल उसे ड्रेस दिखाने लगी। अथर्व दुआ के लिए कुछ ड्रेस दिखने लगा। अथर्व ने कुछ ड्रेस को सेलेक्ट किया और वो दुआ को देते हुए बोला, इन्हें ट्राई करके देखो, ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छी लगेगी। दुआ ने अथर्व के हाथ से वो ड्रेस ली और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। दुआ ने उस ड्रेस को देखा तो वो एक स्लीवलेस मिड थाई ड्रेस थी। ड्रेस को पहना और खुद को मिरर में देखा तो देखती ही रह गई। वो उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दुआ डोर ओपन करके बाहर आए और अथर्व के सामने आकर खड़ी हो गई तो अथर्व की नज़रें दुआ के ऊपर ही ठहर गई। वो दुआ को देखे जा रहा था। वही वहाँ जितने भी लड़के थे उनकी नज़रें भी दुआ पर ही थी। वो लड़के भी दुआ को देख रहे थे। अथर्व ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उन लड़कों को दुआ की तरफ देखा हुआ पाकर उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और दुआ की तरफ बढ़ा। अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वापस चेंजिंग रूम में ले गया। अथर्व के इस तरह वापस चेंजिंग रूम मिलने पर दुआ हैरानी से उसे देख रही थी। दुआ को समझ नहीं आया कि अचानक अथर्व को हुआ क्या। दुआ अथर्व को देखकर बोली, क्या हुआ, क्या आपको ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? लेकिन आप ही ने तो मुझे दी थी ना, इसे ट्राई करने के लिए आप ही ने कहा था। दुआ की बात सुनकर अथर्व ने उसे देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही कहा था तुम्हें ट्राई करने के लिए।
और मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस अच्छी है, लेकिन तुम इसे बाहर नहीं पहनोगी। अथर्व की बात सुन दुआ हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपका क्या मतलब है कि मैं इसे बाहर नहीं पहनूंगी? तो क्या मैं बाहर बिना कपड़ों के जाऊंगी? दुआ की बात सुनकर अथर्व ने उसे देखा। अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो पहले ही गुस्से में था। उन लड़कों की नज़र वो दुआ के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे दुआ के ऊपर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं थी। चफौटी शॉपिंग वाला रोमांस। दुआ की बात सुनकर अथर्व का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अथर्व ने दुआ को कमर से पकड़ा और खुद के करीब सताते हुए बोला, तुम बोलने से पहले ज़रा भी नहीं सोचती लिटिल वाइफ कि तुम बोल क्या रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा कि तुम इस ड्रेस को पहन के या इसके जैसे कोई भी ड्रेस पहन के बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से देखे। तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का है, और वो है अथर्व राजवंश। मैं तुम्हें देखने की इजाज़त किसी को नहीं देता, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अथर्व की बात सुनकर दुआ बस अथर्व की आंखों में देखती रह गई। उसे अथर्व की आंखों में अपने लिए पोजेशन, ऑब्जेक्शन और पागलपन सब कुछ नजर आ रहा था। इस वक्त अथर्व की आंखें कुछ और ही बोल रही थी। अथर्व की बात सुन दुआ धीरे से बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी नहीं हूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी और की हूं। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दुआ की आवाज़ सुनकर अथर्व ने कुछ पल तक उसके चेहरे को देखा। इस वक्त दुआ के फेस पर क्यूटनेस और मासूमियत, जो कुछ भी कहा जाए, वो हद से ज़्यादा बिखरी हुई थी। दुआ के वो फूले फूले गाल अथर्व को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते थे। अथर्व ने झुककर दुआ के गाल पर किस किया और धीरे से बोला, तुमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक और बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा या किया तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। अथर्व की बात सुन दुआ से देखकर बोली, ऐसा आप क्या करोगे? और मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपसे दूर जाऊंगी, बस मैंने ये कहा कि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया। आपने मना कर दिया तो मैंने आपकी बात मानी ना, फिर भी आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। दुआ किसी छोटे बच्चों की तरह अथर्व से शिकायतें किए जा रही थी। वहीं अब दुआ की बातें सुनकर धीरे धीरे अथर्व का गुस्सा शांत हो रहा था, वरना कुछ देर पहले तो वो गुस्से से फटने वाला था। अथर्व दुआ के करीब हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूं और मेरे होते हुए तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, आप तो हो मेरे पास, लेकिन मुझे और भी लोगों की ज़रूरत होती है। मामा, पापा, दादी, मुझे सबके प्यार की ज़रूरत है। क्या आप मुझे सबके जितना प्यार दे पाओगे? आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। दादी मुझसे कितना प्यार करती थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, और आप तो मुझे डांटे रहते हो। दुआ की क्यूट सी शिकायत सुनकर अथर्व के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अथर्व दुआ को देखकर धीरे से बोला, तो तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए? अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर अथर्व की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और उसने अगले ही पल दुआ को वहां दीवार से सटाया और पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया। अथर्व के अचानक इस मूवमेंट पर दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व को देखने लगी। अथर्व को अपने ऊपर झुका हुआ देखकर दुआ हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दुआ की बात सुन अथर्व हल्का सा मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, वही जो तुम चाहती हो, अभी तुम ही तो मुझसे प्यार मान रही थी। अथर्व की बात सुन दुआ के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। दुआ अथर्व को देखकर हकलाते हुए बोली, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। देखिए, हम इस वक्त चेंजिंग रूम में हैं, प्लीज़ बाहर चलते हैं ना। दुआ की बात सुन अथर्व ने एक नज़र उसे देखा और बोला, ऐसे कैसे? अब जब तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें वो देना। मेरी बीवी जब मुझसे कुछ मांग रही है तो ये तो गलत बात है कि मैं उसे ऐसा कुछ दे ना पाऊँ, इसलिए तुम्हारी ख्वाहिश मैं अभी पूरी करूँगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अपनी थूक ली और धीरे से बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए ना। हम अभी चेंजिंग रूम में हैं और बाहर इतने सारे लोग हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? दुआ की बात सुनकर अथर्व दुआ के करीब बढ़ते हुए बोला, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अगर सोचता भी तो आई डोंट केयर। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से पड़ना चाहिए और वो हूँ मैं। मेरे अलावा तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लिटिल वाइफ। अथर्व की बात सुनकर दुआ उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोली, आपसे तो फ़र्क पड़ता है मुझे। दुआ बात सुनकर अथर्व बिल्कुल उसके होठों के नज़दीक जाकर बोला, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है लिटिल वाइफ। इस वक्त दोनों के होठ आपस में टकरा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर रहे थे, बस उनके होठों ने हल्का सा एक दूसरे को छुआ था। अथर्व की गर्म सांसें दुआ को अपने चेहरे पर फील हो रही थी।
दुआ ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ कुछ होता है। दुआ की सांसें हद से ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। गहरी सांस लेने की वजह से दुआ का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो अथर्व की मस्कुलर चेस्ट से टकरा रहा था। अथर्व ने अपनी नज़रें हल्की से नीचे की और फिर दुआ के चेहरे को देखा। दुआ अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। तभी अथर्व ने अपना एक हाथ ले जाकर दुआ की गर्दन के पीछे रखा और अपने होठों को दुआ के होठों से जोड़ लिया और किस करने लगा। जैसे ही अथर्व के होठों ने दुआ के होठों को कैप्चर किया, वैसे ही दुआ में अपनी ड्रेस को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अथर्व पैशनेट होकर दुआ को किस कर रहा था। धीरे धीरे अथर्व के दुआ के शोल्डर पर पहुंच गए और उसने उसकी ड्रेस की स्ट्रिप को नीचे खिसकना शुरू कर दिया। उसने अपने एक हाथ को ले जाकर दुआ की बैक पर रखा और उसकी ड्रेस की जिप को खोल दिया। इस वक्त दुआ को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, सिवाय अथर्व के। वो अथर्व के एहसासों में पूरी तरह खोई हुई थी। अथर्व ने दुआ की ड्रेस को खोलकर नीचे खिसका दिया। अब दुआ अथर्व के सामने बिना कपड़ों के थी। अथर्व ने दुआ की कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से और भी ज़्यादा सटा लिया। दुआ के दोनों हाथ अथर्व के शोल्डर पर आ गए। अथर्व दुआ को किस करते हुए उसकी बैक को सहला रहा था। जब अथर्व को महसूस हुआ कि दुआ की सांसें अब उसका साथ नहीं दे रही है, वो रुकने लगी हैं, तब जाकर उसने दुआ के होठों को छोड़ा। उसने दुआ के होठों को छोड़कर जब दुआ का चेहरा देखा तो इस वक्त उसका चेहरा हद से ज़्यादा लाल था और उसकी आंखें बंद थीं। अथर्व दुआ के गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोल, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ, आंखें खोलो अपनी। अथर्व की बात सुन दुआ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो उसकी नज़रें अथर्व की नज़रों से जा मिली। अथर्व दुआ की आंखों में देखकर धीरे से बोला, अगर हम यहाँ कुछ करें तो आई वॉन्ट समथिंग। अथर्व की बात सुन दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर उसने अपनी नज़रें झुकाकर देखा तो वो एकदम से शॉक में रह गई, क्योंकि उसकी ड्रेस पूरी तरह से उसके जिस्म से अलग होकर नीचे फर्श पर पड़ी थी। उसे होश ही नहीं था। वो अथर्व में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अथर्व ने उसकी ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। दुआ एकदम से मुड़ गई। ये देखकर अथर्व के फेस पर एक स्माइल आए और वो पीछे से बोला, कोई फ़ायदा नहीं है लिटिल वाइफ, सामने में रहे और मुझे सब दिख रहा है। अथर्व की बात सुन दुआ ने अपनी नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो अथर्व मिरर के थ्रू उसे ही देख रहा था। ये देखकर दुआ ने अपनी आंखें बंद की और एकदम से फिर पलटी। अथर्व के सीने से जा लगी दुआ को अपने सीने से लगा हुआ देख अथर्व की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो दुआ को खुद से अलग करते हुए बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा अगर हम यहाँ वो सब करें तो? दुआ जल्दी से मना करते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए प्लीज़, चलिए यहाँ से, किसी ने हमें देख। दुआ की बात पूरी हो पाती है उससे पहले ही अथर्व ने दुआ के होठों पर अपनी उंगली रखी। अथर्व दुआ को चुप करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं देखेगा लिटिल वाइफ, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मेरी मर्जी के बिना हमें कोई नहीं देख सकता। दुआ धीरे से बोली, अगर सच में किसी ने देख लिया तो? अथर्व बिना किसी भाव के बोला, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर अथर्व ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिया। ये देखकर अब दुआ और भी ज़्यादा परेशान होने लगी और अगले ही पल अथर्व की शर्ट वहीं फ्लोर पर पड़ी हुई थी। वहाँ एक चेयर रखी हुई थी। अथर्व ने चेयर की तरफ देखा और फिर दुआ को देखकर बोला, कुछ नया ट्राई करते हैं। अथर्व की बात सुन दुआ की सांसें उसके हलक में अटक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अथर्व यहाँ ऐसा कुछ करेगा। अथर्व ने अपने कपड़े रिमूव किए हैं और चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने दुआ का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। दुआ के हाथ इस वक्त अथर्व के कंधों पर टिके हुए थे। अथर्व दुआ की आंखों में देखकर बोला, कल रात कुछ था जो तुमने मेरे कहने के बावजूद नहीं किया, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो। अथर्व की बात सुन दुआ उसे देखकर धीरे से बोली, मैं कैसे ये सब बोलते हुए? दुआ की सांसें हद से ज़्यादा गहरी होती जा रही थी, क्योंकि उसे ये सब सोच सोच कर ही शर्म आ रही थी और उसकी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। अथर्व ने दुआ को अपनी गोद में बिठाया और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर रैप कर लिए। दुआ अथर्व की आंखों में देख रही थी। तभी अचानक से दुआ की चीख निकली, लेकिन वो चीख उसके होठों से बाहर निकलती है उससे पहले कि अथर्व ने दुआ के होठों को कैप्चर कर लिया। अथर्व दुआ को धीरे धीरे किस करने लगा था और उसकी बैक पर हाथ रखकर उसे मूव कर रहा था। अब उसे चेंजिंग रूम में धीरे धीरे दुआ की सिसकियां गूंजने लगी, लेकिन दुआ अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। वही अथर्व की नज़रें तो दुआ के फेस पर टिकी हुई थी। वो दुआ के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था जो इस वक्त हद से ज़्यादा सेक्सी थे। दुआ की आंखें बंद थी और इस वक्त उसका फेस ऊपर की तरफ उठा हुआ था। उसी वक्त बाहर एक सेल्स गर्ल आई। इससे पहले वो कुछ करती, उसे दुआ की आहें सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनकर वो समझ गई कि अंदर क्या हो रहा है, और उन आवाज़ों को सुनकर उसका चेहरा खुद लाल हो चुका था और वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब दरवाज़ा नॉक कर सके, क्योंकि अथर्व और दुआ काफ़ी टाइम से उस चेंजिंग रूम में थे और वो बाहर नहीं आए थे। तो सेल्स गर्ल उन्हें बुलाने गई थी, लेकिन जब उसे अंदर का माहौल पता चला तो वो समझ गई कि उन दोनों को टाइम क्यों लग रहा है।
और वो अथर्व को डिस्टर्ब करती तो उसे उसका गुस्सा भी पता था, क्योंकि अथर्व राजवंश को हर कोई जानता था और उसके गुस्से से भी हर कोई वाकिफ था। अगर अथर्व को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो उसका बहुत बुरा हाल करता था, इसलिए वो डर की वजह से भी भाग थी। वही अंदर का माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था। दुआ के हाथ जो अथर्व के शोल्डर पर रखे हुए थे, अब वो वहां पर कसने लगे और दुआ के नाखून अथर्व के कंधों पर चुभने लगे थे। लेकिन अथर्व को दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था, उसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्लेजर फील हो रहा था। लगभग आधे घंटे बाद दुआ ने अपना सर अथर्व के कंधे पर टिका लिया और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। वहीं अथर्व दुआ की बैक को रब कर रहा था और उसकी सांसें खुद तेज थी। अथर्व दुआ के कान के पास जाकर धीरे से बोला, क्या एक बार और ट्राई करें? अथर्व की बात सुन दुआ ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे देखकर जल्दी से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? पहले ही हम पिछले 1 से 1.5 घंटे से इस चेंजिंग रूम में हैं, प्लीज़ अब बाहर चलिए। देखिए, आपको जो कुछ भी करना है घर जाकर कीजिए। दुआ की बात सुन अथर्व उसे देखकर बोला, सोच लो लिटिल वाइफ, घर जाकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी फिर। अथर्व की बात दुआ धीरे से बोली, मैंने तो आपको यहाँ भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आप रुके कहाँ? दुआ की बात सुन अथर्व उसके चेहरे को देखकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता था। फिर अथर्व ने दुआ को खुद से अलग किया और फिर उसे देखकर बोला, जल्दी से चेंज करो और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अथर्व की बात सुन दुआ नाराजगी से बोली, निकलना क्यों है? हम कुछ देर और रहते हैं ना, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। दुआ की बात सुन अथर्व ने उसे देखा और अपनी आईब्रोज रेज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथर्व की बात सुन दुआ झट से बोली, नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, चलिए। इतना बोल दुआ ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अथर्व ने अपने, तभी दुआ अथर्व को देखकर बोली, हमने यहाँ ये सब गंदगी। दुआ की बात सुन अथर्व ने गहरी सांस ली और वहां पर पड़ी एक ड्रेस उठाई और उसको चेयर को क्लीन किया और उस ड्रेस को वही डस्टबिन में फेंक दिया। दुआ हैरानी से अथर्व को देख रही थी और फिर अथर्व ने दुआ का हाथ पकड़ा और चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। जब वो लोग बाहर आए तब वही सल्स गर्ल जो थोड़ी देर पहले दोनों बुलाने गई थी, उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसके गाल एक बार फिर से लाल हो गए। तो जल्दी से अपनी नज़रें उन दोनों से फेर ली। वही अथर्व ने पेमेंट की और